हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम रणथंभौर के चौहान सब्जेक्ट पे डिटेल से चर्चा करेंगे। रणथंभौर के चौहानों का बेसिक उद्गम शाकंभरी, शाकंभरी से अजमेर, अजमेर से रणथंभौर कैसे हुआ, ये आज क्लियर होगा। आपको पहले वाले वीडियोज में शाकंभरी और अजमेर के चौहानों के बारे में बताया जा चुका है। आज रणथंभौर के चौहानों के बारे में बात करते हैं। अजमेर के चौहान वंश के बारे में जब अपन ने डिस्कस किया था तो 1192 में तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज थर्ड को हरा देता है और पृथ्वीराज थर्ड की हत्या हो जाती है। उसके बाद में अजमेर पे मुसलमानों का अधिकार हो जाता है। मोहम्मद गौरी वापस जाते टाइम अजमेर पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र गोविंदराज यानी मोहम्मद गौरी जब भारत से वापस गजनी जाता है तो अजमेर का साम्राज्य पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र गोविंदराज को सौंप देता है और गोविंदराज को ताकीद करता है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारतीय प्रदेश पे मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि था, मोहम्मद गौरी की तरफ से शासन कर रहा था, उसके नेतृत्व में शासन करे। यानी अजमेर के चौहान पृथ्वीराज थर्ड स्वतंत्र शासक था और हार जाता है तराइन के सेकंड युद्ध में, और गौरी उसके पुत्र गोविंदराज को अजमेर देता है और एक सामंत शासक की हैसियत से शासन करने के लिए निर्देशित करता है। इधर मोहम्मद गौरी अपने भारतीय प्रदेशों का शासन चलाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी लाहौर के बजाय लाहौर के स्थान पे दिल्ली को केंद्र बनाकर साम्राज्य शुरू कर देते हैं। जैसे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान का एक भाई होता है हरिराज। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को अजमेर सौंप के और मोहम्मद गौरी वापस जाता है तो हरिराज के नेतृत्व में एक विद्रोह कर दिया जाता है और गोविंदराज को खदेड़ दिया जाता है। गोविंदराज को खदेड़ दिया जाता है तो जो भारतीय प्रांतों का यानी गौरी के भारतीय प्रांतों का संचालक था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर आता है और गोविंदराज को दोबारा शासन पे बैठा देता है और हरिराज के विद्रोह का दमन कर देता है। परंतु जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक वापस अजमेर छोड़ के दिल्ली जाता है, हरिराज और चौहान सामंतों ने दोबारा से विद्रोह कर देते हैं। ऐबक दोबारा आता है और दोबारा आकर हरिराज के यानी विद्रोह का दमन करता है और इस बार गोविंदराज को शासक नहीं बनाकर मुस्लिम
सूबेदार नियुक्त कर देता है, यानी मुस्लिम प्रतिनिधि छोड़ देता है और वो अजमेर पे शासन शुरू कर देता है। इस तरह से अब अजमेर पे मुसलमानों का सीधा शासन स्थापित हो गया और गोविंद राज थर्ड को रणथंबोर का सामंत शासक नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार रणथंबोर की चौहान शासक शाखा का संस्थापक गोविंदराज है। संस्थापक गोविंदराज। सन 1194। यहां तक क्लियर हो गया कि किस तरह से गोविंदराज ने रणथंबोर चौहान वंश की शाखा की स्थापना की 1194 एडी में। अब इसमें गोविंदराज के बाद में जो शासक बनते हैं, गोविंदराज संस्थापक फर्स्ट है, इसके बाद में बल्लन देव, प्रहलाद, वीर नारायण, वाघभट्ट, जेत्र सिंह एवं अमीर देव। रणथंबोर की चौहान शाखा के गोविंदराज, बल्लन देव, प्रहलाद, वीर नारायण, वाघभट्ट, जयत्र सिंह, अमीर देव ने शासन किया है। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में अलग अलग डिटेल से अध्ययन करते हैं। और संस्थापक कौन था? गोविंदराज 1194 में इसकी स्थापना की थी और ये गौरी के सामंत शासक के रूप में रणथंबोर की चौहान शाखा की स्थापना। रणथंबोर की चौहान वंश की जो शाखा थी, संस्थापक कौन था? गोविंदराज। एडी। इसके बाद में गोविंदराज के बाद में जो शासक बने, बल्लन देव, प्रहलाद, वीर नारायण, वाघभट्ट, जेत्र सिंह, हमीर। बल्लन देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारतीय प्रतिनिधि था मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी के सामंत शासक के रूप में साम्राज्य शुरू किया था। मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान बनता है वो इल्तुतमिश बनता है। और बल्लन देव ने सामंत शासक के रूप में साम्राज्य शुरू किया था। शुरुआत में बल्लन देव दिल्ली सल्तनत के प्रति वफादार रहा, परंतु धीरे धीरे इसकी वफादारी में कमी आने लगी और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने आक्रमण करके 1226 एडी में आक्रमण कर जैसे ही बल्लन देव दिल्ली सल्तनत के प्रति वफादारी नहीं रहता है या वफादारी में कमी आती है, इससे दिल्ली सल्तनत का शासक
इल्तुतमिश नाराज होता है। वो नाराज होकर दिल्ली सल्तनत यानी रणथंभौर पे आक्रमण कर देता है 1226 एडी में, और रणथंभौर के किले को जीत लेता है और बल्लन देव को वहां से हटा देता है। बल्लन देव काफी प्रयासों के बाद में भी रणथंभौर के किले पे अधिकार नहीं कर पाए। और बल्लन देव के बाद में प्रहलाद शासक बनता है। प्रहलाद के बाद में वीर नारायण शासक बनता है। दोनों ही अल्पकाल के लिए शासक बनते हैं। इनके विषय में कोई खास उपलब्धि नहीं है अल्पकाल के। इसके बाद में वाघभट्ट शासक बनता है। ये अच्छा सेना नायक था, कूटनीतिज्ञ था, दूरदर्शी था और पराक्रमी भी था। 1236 एडी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु से उत्पन्न परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए वाघभट्ट ने रणथंभौर के किले को घेर लिया और घेरे रखा। जब रजिया सुल्तान बनती है, रजिया सुल्तान बनती है तो उसने रणथंभौर कुतुबुद्दीन हसन गोरी कुतुबुद्दीन हसन गोरी के नेतृत्व में रणथंभौर जिसे वाघभट्ट ने घेर रखा था विरुद्ध सेना भेजती है, पर वाघभट्ट ने अपना मोर्चा संभाले रखा और कुतुबुद्दीन हसन गोरी के काफी प्रयासों के बाद में भी सफलता नहीं मिली। तो दिल्ली सल्तनत की उत्पन्न परिस्थितियों को, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि रजिया के विरुद्ध जो मुस्लिम अमीर थे उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था और वहां की प्रवृत्ति परिस्थितियों की वजह से रजिया ने गोरी को वापस दिल्ली बुला लिया गया और वाघभट्ट रणथंभौर के किले को विजित कर लेता है। रणथंभौर का किला विजिट कर लेता है। इस तरीके से जो बल्लन देव के टाइम पे दिल्ली सल्तनत ने रणथंभौर के किले पे अधिकार कर लिया था, वाघभट्ट ने ना केवल वापस किला प्राप्त करता है बल्कि एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन शुरू कर देता है। 1246 में नसीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का सुल्तान बनता है और उल्गू खां, जिसे बलवन के नाम से जाना जाता है, वो नायब के पद पे नियुक्त होता है। नायब के पद पे नियुक्त होने के बाद में नसीरुद्दीन नाम मात्र का शासक था और उल्गू खां उर्फ बलवन ये सत्ता का वास्तविक शासक रहा है। नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में बलवन ने 3 बार रणथंभौर पर आक्रमण किया है। 1247, 48, 1253, 1258। 1247-48 में नायब की हैसियत से आक्रमण करता है रणथंभौर पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता। आसपास के क्षेत्र को लूट पार करके वापस दिल्ली चला जाता है। 1253 में बलवन को नायब के पद से हटा दिया जाता है और नागौर एवं आसी का इक्तेदार बना दिया जाता है। इक्तेदार दिल्ली सल्तनत में प्रांतीय शासक को, प्रांत के गवर्नर को इक्तेदार कहा जाता था।
इक्तेदार बनाया जाता। तो इक्तेदार की ऐसे से 1253 में फिर रणथंभौर पर आक्रमण करता है, पर सफलता प्राप्त नहीं होती है। और 1258 एडी में है फिर नायब बनता है। नायब बनने के बाद में 1258 में मलिक उल नवाब ऐबक 1258 में मलिक उल नवाब ऐबक के नेतृत्व में सेना भेजता है, परंतु इस बार भी रणथंभौर को जीतने की बलबन की अभिलाषा पूरी नहीं हो पाती है। यानी 1247, 48, 1253, 1258 3 बार आक्रमण बलबन द्वारा रणथंभौर पर किया जाता है, पर वाघ भट्ट के कुशल नेतृत्व, पराक्रम और कूटनीति की वजह से तीनों बार ही आसपास के क्षेत्र को तो विजित कर लूटा जाता है, परंतु किला चौहानों के पास ही रहता है। 1266 में जब बलबन सुल्तान बनता है तो अपनी काफी इच्छा के बावजूद भी राजपूताने पे आक्रमण नहीं कर पाता है, केवल मेवात के क्षेत्र पे आक्रमण करके मेवात का दमन किया था। वाघ भट्ट के बाद में जेतर सिंह आते हैं। जेतर सिंह 32 साल शासन करते हैं और इस पीरियड में दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति थी वो काफी नाजुक थी। बलबन के बाद की परिवर्तित परिस्थितियां थी, कैमूर्स केकुबाद वगैरह शासक बने और उसका लाभ उठाते हुए रणथंभौर के शासन को मजबूत किया गया। और अपने जीवन काल में ही अपने योग्य और कुशल सेनापति कूटनीतिज्ञ हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। हमीर देव रणथंभौर के सबसे महान पराक्रमी और योग्य शासक थे। अमीर देव के शासक बनते ही रणथंभौर के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू होता है, जिसकी हम डिटेल से यहां व्याख्या करेंगे। हमीर देव 1282 से 1301, 1282 में शासक बनते हैं। माता ईरा देवी, पिता जेतर सिंह, इसे जय सिंबा भी कहा जाता था। पत्नी राम देवी, पुत्री पद्मला, भाई सुल्तान दे और वीरम दे, घोड़ा बादल। रणथंभौर के चौहान वंश की शासक शाखा के अंतिम शासक अमीर देव बनते हैं और अमीर देव 1282 में शासक बनते हैं, जो 1301 तक शासन करते हैं। इनकी माता का नाम हीरा देवी, पिता का नाम जेतर सिंह, जिन्हें जय सिंबा भी कहा जाता है, पत्नी रांग देवी, पुत्री पद्मला, 2 भाई थे सुल्तान और वीरमदेव, घोड़ा बादल था। हमीर के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, हमीर के शासनकाल के, उसकी विजय, उसके अन्य राज्यों के साथ संबंध,
और उसके पराक्रम वगैरह के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मुख्य ग्रंथ है अमीर महाकाव्य। अमीर हट, अमीर रासो, अमीर रासो, सुरजन चरित्र, बलवन का शिलालेख। अमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने लिखा है। अमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा है। अमीर रासो सारंगधर 13वीं शताब्दी। दूसरा अमीर रासो जोधराज ने लिखा है 18वीं शताब्दी। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर ने लिखा है। बलवन के शिलालेख, बलवन के शिलालेख से अमीर ने 2 कोटि जन्य यज्ञ किए थे उनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अमीर खुसरो, तारीखे अलाई, अमीर खुसरो की तारीख अलाई है, खजाइन उल फतू है। बर्नी की तारीख फिरोजशाही, यानी अमीर महाकाव्य, अमीर हट, अमीर रासो सेकंड, सुरजन चरित्र, बलवन के शिलालेख, तारीखे अलाई, खजाइन उल फतू और तारीखे फिरोजशाही है। इन सारे ग्रंथों से और शिलालेखों से अमीर के शासनकाल की जानकारी हमें मिलती है। अमीर ने टोटल 17 युद्ध लड़े थे। इसमें से 16 युद्ध जीते। यानी पराक्रमी शासक था और 17 में से 16 युद्ध विजित करके और रणथंभौर के चौहान वंश को काफी सशक्त और मजबूत बना दिया था। अमीर देव ने कुल 17 युद्ध किए थे। 17 युद्ध यानी 17 युद्ध और 16 युद्धों में विजेता रहा है। अमीर देव ने सबसे पहले भीमरस यूपी के शासक अर्जुन को हराया। मांडलगढ़ के शासक को हराया और उससे टैक्स वसूल किया तथा वहां बादल भवन बनाया। धार के परमार शासक भोज को पराजित किया। तिरभुवन गोपालपुर यानी करौली के शासक को पराजित किया। अजमेर पुष्कर के शासक को पराजित किया। चित्तौड़ प्रतापगढ़ क्षेत्र को विजित किया। संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र को विजित किया। श्योपुर ग्वालियर को पराजित किया और 1291 में दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को भी विफल किया।
1191 में खिलजी शासक जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पे आक्रमण कर दिया और अपने काफी प्रयासों के बारे में भी अमीर की जो रणनीति थी या मोर्चाबंदी थी उसे नहीं तोड़ पाया और आखिर में सेना का घेरा उठाकर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया जाता है। जलालुद्दीन का जो सलाहकार था मलिक अहमद साहब, मोहम्मद साहब ने सलाह दी थी जलालुद्दीन को कि किले से घेराबंदी ना उठाकर किले को जीतकर अमीर के मद का मर्दन किया जाए। इस पे जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं मुसलमान के एक बाल के लिए ऐसे 10 किले कुर्बान कर सकता हूं, है यानी मैं मुसलमानों की और हानि बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, इस किले जैसे 10 किले मैं और कुर्बान कर सकता हूं। इस तरह से अमीर ने 1191 में जो जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस आक्रमण को विफल किया। 1296 एडी में जलालुद्दीन खिलजी को मारकर इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है और दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद में 1299 ईडी में नुसरत खां, उलगू खां, एडी में नुसरत खां और उलगू खां जो अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, उनके नेतृत्व 1299 एडी में एडी में नुसरत खान और उलगू खान के नेतृत्व में रणथंभौर पे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है। अमीर महाकावे अमीर हट, महाकाव्य किसने लिखा है? नैनचंद सूरी। और हमीर हट किसने लिखा है? चंद्रशेखर ने। हमीर महाकाव्य कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में चित्तौड़ पे आक्रमण मोहम्मद शाह व के हब्रू यानी ये दिल्ली के 2 भगोड़े थे और उनको शरण देगी, शरण देना। अमीर महाकाव्य क्या बताता है कि हमीर ने मोहम्मद शाह और के अब्रू को रणथंभौर में शरण दी गई और इनको मांगने पे अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंपा गया। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। दूसरा, हमीर हट चंद्रशेखर क्या बताते हैं कि चिमनाबाई अलाउद्दीन खिलजी की मराठा पत्नी थी और इसके मोहम्मद शाह से प्रेम संबंध थे।
इस कारण रणथंभौर पे आक्रमण हुआ, क्योंकि मोहम्मद शाह को हमीर देव ने रणथंभौर किले में शरण दे रखी थी। और ये नाम चिमनाबाई था उसकी पत्नी का, अलाउद्दीन खिलजी का, ये हमें अमीर रासों से मालूम पड़ता है। परंतु आक्रमण के जो वास्तविक कारण थे क्या थे? अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति एक, धन लूटने की लालसा, तीसरा रणथंभौर की दिल्ली से निकटता, चौथा रणथंभौर का सामरिक महत्व, एवं दुर्ग की अभेद्यता। पांचवा, मोहम्मद शाह और के हब्रू को शरण। छठा, जलालुद्दीन खिलजी की विफलता। यानी अमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने क्या बताया है कि शरण देना कारण बताया है। अमीर हट ने चंद्रशेखर ने चिमनाबाई जो कि अलाउद्दीन खिलजी की मराठा पत्नी थी उसके भगोड़े मोहम्मद शाह से प्रेम संबंध को इस युद्ध का कारण बताया। परंतु युद्ध के वास्तविक कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, अलाउद्दीन की धन लूटने की लालसा, रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व और दुर्ग की जो अभेद्यता थी वो, तीसरा रणथंभौर का दिल्ली से निकटता, चौथा जलालुद्दीन खिलजी की असफलता, इस युद्ध को 1291 में जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया था वो था, और लास्ट कारण है मोहम्मद शाह और के अब्रू जो शरणार्थी थे और मांगने पे हमीर ने वापस नहीं सौंपे थे। युद्ध के वास्तविक कारण बताता है। इस कारण 1299 में नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में आक्रमण किया जाता है और मुस्लिम सेना ने चाइन का दुर्ग या छान का दुर्ग है, छाइन का दुर्ग, जाइन का दुर्ग या जाइन का दुर्ग, चाइन का दुर्ग या जाइन का दुर्ग कहते हैं ये। और इस दुर्ग को रणथंभौर यानी जाइन का दुर्ग या चाइन का दुर्ग, जिसे रणथंभौर दुर्ग की चाबी कहते हैं। जाइन का दुर्ग इज की ऑफ रणथंभौर फोर्ट, या इसे ऐसा समझा जा सकता है कि ये मेन पोस्ट है और ये बंकर एरियाज है, और जब तक बंकर एरियाज क्लियर नहीं होंगे तो मेन पोस्ट पे कब्जा नहीं किया जा सकता। यानी रणथंभौर के दुर्ग को जीतने के लिए पहले जाइन के दुर्ग को जीतना जरूरी था, और उल्गू खां और नुसरत खां ने जाइन को दुर्ग को इजीली बिना किसी विरोध के जीत लिया था। इस जाइन के दुर्ग को तो 1191 में जलालुद्दीन खिलजी ने भी जीत लिया था। अब जाइन के दुर्ग को जीतने के बाद में जब मुख्य रणथंभौर पे हमला होता है तो अमीर कोटिजन्य यज्ञ में व्यस्त था, तो उसने अपने
दो सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह, इन दोनों को मुस्लिम सेना का सामना करने के लिए भेजा जाता है और इसमें भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में आपसी समझौते की वार्ता होती है, परंतु वार्ता विफल हो जाती है और युद्ध चलता रहता है। अब युद्ध चलता रहता है तो जो रणथंभौर के दुर्ग से मजनीक द्वारा पत्थर फेंके जाते थे, युद्ध के दौरान एक मशीन होती थी, उससे दुश्मन सेना पे पत्थर फेंका जाता था जिससे मुस्लिम सेना का काफी नुकसान हो, और एक पत्थर आके और नुसरत खां के सर पे लगता है और नुसरत खां मारे जाते हैं। अभी कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में ये पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति रणथंभौर आक्रमण के टाइम पे मारा गया। ये पहले भी पूछा जा सकता है, सेकंड ग्रेड में भी और कॉलेज लेक्चर में भी पूछा है। यहां युद्ध का कारण जो आपको बताया, मोहम्मद शाह और केबरू जो शरणार्थियों को अमीर बंधन का लेखक कौन है? अमृत कैलाश। अमीर बंधन का लेखक अमृत कैलाश हमें बताता है, यानी अमीर बंधन से मालूम पड़ता है कि रणथंभौर के सेठ और साहूकारों ने अमीर देव को सलाह दी थी कि बंदियों को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दे और युद्ध को टाला जा सकता है। पर अमीर तो अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने साहूकारों की बात को ना नकारते हुए युद्ध करने का निश्चय लिया। अमीर बंधन के लेखक अमृत कैलाश ने बताया था कि जैसे सेठ साहूकारों ने युद्ध टालने के लिए जो शरणार्थी थे उनको सौंपकर युद्ध को टाला जा सकता है, परंतु अमीर जो अपने हट के लिए फेमस थे, उन्होंने युद्ध करना ही उचित समझा। इसके बारे में एक कवि ने कहा है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलई फलत इकबार। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह सवन यानी शेरनी सिर्फ एक बार ही बच्चे को जन्म देती है, दोबारा नहीं देती। सतपुरुष के वचन एक बार ही बोले जाते हैं। और कदलई यानी केले के एक बार ही फल लगता है, दोबारा उसी पेड़ में फल नहीं लगता, उसको काटने के बाद में नए सिरे से पेड़ उगता है तब फल लगता है। त्रिया के तेल एक बार ही चढ़ता है, यानी शादी एक बार ही होती है, उसकी यदि रीमैरिज किया जाता है तो तेल चढ़ाने का होता है। और हमीर का हट है वो भी हट था, और इसी कारण चंद्रशेखर ने हमीर हट ग्रंथ भी लिखा है, हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अब इधर युद्ध शुरू हो जाता है 1299 में। युद्ध के बाद में भीम सिंह मर जाता है, इधर इसका हमीर का सेनापति, उधर से नुसरत खां मर जाता है। तो उल्गू खां ने एक रिपोर्ट भेज के अलाउद्दीन खिलजी से सेना की मांग की कि यहां और सेना चाहिए तभी सफलता मिलेगी। तो जो परिस्थितियां थी उनको मद्देनजर रखते हुए या भापते हुए अलाउद्दीन खिलजी खुद सेना सहित रणथंभौर आ जाते हैं और रणथंभौर के किले को घेर लेते हैं। रणथंभौर के किले को घेर लेते हैं, पर हमीर ने जो नाकाबंदी कर रखी थी उस नाकाबंदी के कारण बहुत जल्दी सफलता नहीं मिलती है। और फिर अलाउद्दीन खिलजी कूटनीति का सहायता लेते हैं और हमीर के सेनापति रतिपाल, रणमल
इन दो धोखेबाजों को कूटनीति से अपनी तरफ मिला लेते हैं और इन्होंने जो कमियां बताई है, किले का गुप्त रास्ता बताया, उसका फायदा उठाते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने किले पे आक्रमण कर दिया और किले के अंदर सेना प्रवेश हो गई है। अब सेना प्रवेश हो गई है तो भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में अमीर का कोई भी परिवारजन नहीं बचा। मुस्लिम इतिहासकार इसामी बताते हैं कि अमीर का पूरा कुटुंब इस युद्ध में समाप्त हो गया था और ये सब देखते हुए अमीर ने अपना सर खुद अपने हाथ से काटकर उस भगवान शिव को अर्पण कर दिया। भगवान शिव को अर्पण कर दिया, शिव सिर काट के। और मोहम्मद शाह और के हब्रू जो भगोड़े थे और जिनको हमीर ने शरण देखी, वो हमीर की तरफ से युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। रतिपाल और रणमल, इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने मार डाला, मरवा डाला या मार डाला कि जब तुम अपने स्वामी हमीर देव के ही विश्वास पात्र नहीं बन सके तो मेरा क्या साथ दोगे। यानी धोखेबाजों को बिल्कुल उचित सजा दी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब ये युद्ध होता है, युद्ध से पहले साका होता है, साका 1301 में राजस्थान का पहला साका है। ये साका के दो पार्ट होते हैं। पार्ट 1 केसरिया, पार्ट 2 जौहर। केसरिया में जो योद्धा होते हैं, यानी साका होने की स्थिति तब आती है कि जब चारों तरफ से दुश्मन सेना घेर लेती है और अब बचने का कोई चांस नहीं है। उस स्थिति में पुरुषों का केसरिया होता है, औरतें जौहर करती हैं। केसरिया में पीले रंग का साफा पहनाया जाता है, यानी केसरिया में पीले रंग के साफा पहना दिया जाता है और योद्धा रण क्षेत्र में चले जाते हैं। और केसरिया होने के बाद में एक तरह से जैसे परमवीर चक्र विजेता कोई ही विरला ही बच पाता, उसी तरह केसरिया में भी नहीं बच पाते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो स्त्रियां हैं वो जौहर करती हैं। तो ये राजस्थान का पहला साका है। भारत का पहला साका कब हुआ था? 712 एडी में। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध और मुल्तान पे आक्रमण करता है तो सिंध का शासक दाहिर है, ये पराजित हो जाता है और वहां केसरिया और जौहर दोनों होते हैं। तो राजस्थान का पहला साका 1301 में और राजस्थान का अंतिम साका 18वीं शताब्दी में दिल्ली के निकट होता है। कोई बहादुर शाह नाम के शासक राजा थे, बहादुर सिंह नाम के राजा थे, उनके यहां होता है। अब केसरिया होता है तो आमिर के नेतृत्व में केसरिया होता है और रांग देवी जो हमीर की पत्नी थी उनके नेतृत्व में जौहर होता है। और अमीर की पुत्री पद्मला ने क्या किया? जल जौहर, रणथंभौर के किले में पद्मला तालाब है, उसमें कूदकर पद्मला ने जान दी। तो इस कारण जल जौहर भी कहां हुआ? रणथंभौर के दुर्ग में। मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया है। 1398 में जब तैमूर लंग ने भटनेर पे आक्रमण किया था, उस टाइम मुस्लिम महिलाओं ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए जोर किया है और पुरुषों ने भी जोर किया है। जुलाई 1301 एडी में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पे
अधिकार हो जाता है और इसी के साथ रणथंभौर के चौहान वंश का अंत हो जाता है। बीजादित्य अमीर के दरबारी कवि थे। विश्वरूप राजपुरोहित थे और विश्वरूप के नेतृत्व में ही अमीर ने कोटिजन ने यज्ञ किया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस टाइम अमीर कोटिजन्य युग में व्यस्त था और कोटिजन्य युग यज्ञ के समापन के बाद में किस जो शाखा होता है, राघवदेव अमीर के गुरु थे और सरंगार हार नामक ग्रंथ अमीर ने लिखा है। रणथंभौर की चौहान शाखा के साथ साथ रणथंभौर के दुर्ग के बारे में भी चर्चा करना सार्थक रहेगा और समीचीन भी रहेगा, क्योंकि इस दुर्ग को ही बेस बना के अमीर ने और काफी सशक्त प्रतिरोध भी किया है दिल्ली सल्तनत का और 16 युद्धों में विजय भी प्राप्त की है। रणथंभौर के दुर्ग को राजस्थान का पूर्वी दुर्ग दुर्गाधिराज चित्तौड़ के किले का छोटा भाई कहा जाता है, यानी राजस्थान का पूर्वी दुर्ग कहा जाता है, दुर्गों का दुर्गाधिराज कहा जाता है, चित्तौड़ के दुर्ग का छोटा भाई कहा जाता है। अमीर रासों के अनुसार सारंगधर के अमीर रासों के अनुसार रणथंभौर का पुराना नाम रणस्तंभपुर था और इस दुर्ग का निर्माण 944 एडी में चौहान शासक रणथान द्वारा करवाया गया। अमीर रासों से मालूम पड़ता है कि रणथंभौर का पुराना नाम रणस्तंभपुर था और 944 एडी में चौहान शासक रणथान द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ये दुर्ग वन्य गिरी दुर्ग है। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत का प्रमुख इतिहासकार होता है और इसने रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कहा गया है कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं और रणथंभौर का दुर्ग बख्तरबंद है, यानी चारों तरफ से ढका हुआ है। ये और बख्तरबंद होने का मतलब कि इस तरीके का है, उससे इजीली नहीं जीता जा सकता, उसके चारों तरफ इस तरह की व्यवस्था की हुई है। रणथंभौर के दुर्ग का मुख्य दरवाजा 9 लखा दरवाजा कहलाता है। राजस्थान के जो दुर्ग है उनके दरवाजे मुख्यतः रामपोल, भैरूपोल, हनुमानपोल इस तरह के नाम
है। और रणथंभौर के मुख्य दरवाजे का नाम नौलखा दरवाजा है। ये सेकंड ग्रेड टीचर में पूछा जा चुका है कि नौलखा दरवाजा किस ध्रुव में स्थित है, क्योंकि नाम थोड़ा सा डिफर है, इस कारण पूछने का भी कारण यही रहा है। और नौलखा दरवाजे पे लगे हुए लेख से ज्ञात होता है कि इस दरवाजे का जीर्णोद्वार कछुआ शासक जगत सिंह द्वारा करवाया गया था। रणथंभौर के किले में 32 खंभों की छतरी 32 खंभों की छतरी, इसका निर्माण किसने करवाया था? अमीर देव ने अपने पिता जेत्र सिंह या जय सिम्बा की याद में करवाया था। और जय सिम्बा ने 32 साल शासन किया था। यही इसी छतरी पे, इसे अमीर की कचहरी भी कहते हैं। अमीर यहीं बैठ के न्याय किया करता था, अपने पूर्वजों की छतरी में बैठ के ही न्याय किया करता था। 32 खंभों की छतरी या अमीर की कचहरी, इसके अलावा और क्या है? त्रिनेत्र गणेश का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, अमीर महल, जोरा बोरा, जोगी महल, पद्मला तालाब, आमेर की पुत्री पद्मला ने इसी पद्मला तालाब में कूदकर जान दी थी। इसके अलावा सुपारी महल आदि प्रमुख थे। दोस्तों, रणथंभौर के चौहान शासकों के बारे में आपने काफी डिटेल से अध्ययन किया है और यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे नौलखा दरवाजा पूछा गया था, सेनापति नुसरत खां के बारे में पूछा जा चुका है, झाइन का दुर्ग के बारे में पूछा जा चुका है। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और डिटेल में है। इससे ना केवल आपके फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे बल्कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।